हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज चल रही है और हम आज करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब नाम ही बता रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी हम ये कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हो, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही तो आपके ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो बनते हैं। तो यानी हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रोकार्बन के कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल, मेटल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड हो, किस किस के बीच में, हाइड्रोकार्बन की कार्बन और मेटल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड हो तो उस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इस नाम से जो आया है। इसके अलावा क्या होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म में मैं क्या कहूंगा, अगर मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड हो या फिर मेटलॉइड का कार्बन के साथ बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि नॉन मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड हो, ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो। अब नॉन मेटल भी देखना, भी कुछ सिलेक्टेड नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल में आप कौन सी नॉन मेटल को छोड़ दोगे, आप ग्रुप 16, 17 और 18 की सारी नॉन मेटल को छोड़ दो, ठीक है। अगर ग्रुप 16, 17 या 18 की जो आपकी नॉन मेटल है, ठीक है, उनका अगर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सेप्ट, इनको छोड़ के। इसके अलावा आप ग्रुप 15 की भी दो नॉन मेटल को छोड़ो भी, कौन कौन सी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कि नॉन मेटल में किनको कंसीडर करोगे, ग्रुप 15 की नाइट्रोजन फॉस्फोरस को छोड़कर, ग्रुप 16, 17, 18 की सारी नॉन मेटल को छोड़कर, बाकी जो नॉन मेटल बच गई उनका अगर कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उन कंपाउंड को हम किस में कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ठीक है। कार्बन के साथ भी मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है आपका, ठीक है, बट आपको पता है जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल का अगर CO के साथ जो कंपाउंड बन रहा है उसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, OMC में करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में के अंदर डिस्कस करेंगे भी, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जैसे सोडियम साइनाइड है, इसके साथ इसमें भी क्या है, मेटल है, यहां भी कार्बन है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जी नहीं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहां 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जी हां, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसीडर होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या था, आयनिक बॉन्ड था, बट यहां पे कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से अगर कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड साइनाइड हो या कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड आपका कार्बोनिल हो मेटल के साथ, तो हम इनको भी किस में कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो एक डेफिनेशन लिख लो, दोज कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एक्सेप्ट ग्रुप 15 के नाइट्रोजन फॉस्फोरस, 16, 17, 18 ब्रैकेट बंद, ठीक है, आर नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है, डेफिनेशन समझ आ गई होगी, एक बार इतना नोट कर लो आप। इसके बाद में हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 टाइप होते हैं अभी, एक होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक पाई बॉन्डेड, एक सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम ही बता रहा है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना होगा आपने, RMgX, यानी मैं ये लिख सकता हूं जैसे CH3MgX, ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन हो गया। इसके कार्बन ने क्या कर रखा है, मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है ना। ये बॉन्ड इस तरह से होता है कार्बन और मैग्नीशियम का, ये मैं सोच लेना कि हाइड्रोजन ने इसके साथ बना लिया, ठीक है। तो इस कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। कौन सा बॉन्ड है भाई, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, ये बहुत सारे रिएजेंट, बहुत सारे क्या होगा, कंपाउंड बनाने के लिए। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा कि जैसे लेड है और इसके साथ क्या किया मैंने, 4 इथाइल लगा दिए, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, TEL। कहां यूज होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं ना, गैसोलीन वगैरह के साथ। इसके अलावा क्या होगा भाई आपका, और बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे सिलिकन है, सिलिकन के साथ मैंने क्या किया, 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलिकन। इन सब में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब आ जाओ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड में क्या होगा अभी आपका, नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, मेटल
और कार्बन के बीच में बॉन्ड किसके द्वारा होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनकी हेल्प से। एग्जाम्पल समझो भी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कि जैसे आपने नाम सुना होगा फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है? यह साइक्लोपेंटाडाइइन आयल है, ठीक है, ये वाला, और यहां आयरन लगा हुआ है, तो इस तरह से इसमें बॉन्डेड होता है, सैंडविच कंपाउंड बनता है। अभी इस पे +2 चार्ज है और यहां -1 होता है चार्ज इसके अंदर भी क्या होता है? -1 होता है। यानी इस साइक्लोपेंटाडाइइन आयल ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है। यहां बॉन्ड किसकी हेल्प से बन रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो इसको साइक्लोपेंटाडाइइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या एक लोन पेयर है, माइनस चार्ज है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं लिगेंड चैप्टर करवा रहा था, वहां पर क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड करवाए थे, और ये किस में आ रहा है? नॉन क्लासिकल लिगेंड में आ रहा है। क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डोनेट करते हैं, मतलब जैसे आपका फ्लोराइड मान लो, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, सिर्फ लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बना रहा है, बैक बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिकल लिगेंड कहते हैं। और वो जो या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा बॉन्ड बना रहे हैं या जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? नॉन क्लासिकल लिगेंड के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये रेजोनेंस शो कर सकता है, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरी रिंग के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो मैंने सर्कल लगा दिया और यहां माइनस साइन है, इस पे पूरी ओवरऑल रिंग पे हो जाएगा फिर तो, ठीक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मेटल के साथ जुड़े हों तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहां क्या कर रहा है? 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी हेल्प से ये बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो एक बार मेरा लिगेंड मैंने लेक्चर बनाया, सेकंड बनाया था, उसको देख लो, ठीक है। तो फेरोसिन हो गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा आपका जेस साल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बना था वो जेस ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे क्या बन गया? इसका नाम रखा गया जेस साल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है डाई बेंजीन क्रोमियम, ठीक है, इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इनके बारे में मैंने EAN के अंदर भी डिस्कस किया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना भी आप सीख लेना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं भी। जैसे आयरन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं इसका, किसका कर रहे हैं? फेरोसिन का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना आता है आपको, Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 26 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, मतलब -2 कर दूंगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको माइनस करूंगा। इसके बाद में लिगेंड के द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है वो प्लस कर दूंगा। 6 यहां से दिए, 6 यहां से दिए, अभी बताया आपको कितने दे दिए? 12 दिए, तो ये क्या हो गया? 24 + 12 36, ठीक है। अब एक बात और आपको बताई थी, सिज्विक EAN रूल। सिज्विक EAN रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जिन मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है वो स्टेबल होती है। नेक्स्ट नोबल गैस क्या होगी भाई? या तो आपकी 36 होगी, या 54 होगा, या 86 होगा, है ना। इतना ही होता है नेक्स्ट इनके जो पीरियड होता है, 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड के लिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। इनके इक्वल होगा तो स्टेबल होगा। इनका 36 है, 36 है वहां पे, है ना, एटॉमिक नंबर नोबल गैस का, तो मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। दूसरा मैं ये डाइबेंजीन क्रोमियम का डायग्राम और बना के दिखा देता हूं, मैं स्ट्रक्चर और बना के दिखा देता हूं। हाँ, डाइबेंजीन नाम ही बता रहा है 2 बेंजीन है, ठीक है। इस तरह से 2 बेंजीन लगी हुई है और इनके बीच में क्या है? क्रोमियम लगा हुआ है। यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। यहां लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा एसोसिएटेड है साथ, ठीक है। तो इसमें भी आप कैलकुलेट करो EAN, वैसे करवा रखा है मैंने, 24 होगा प्लस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ आ गया होगा। 24 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन दिए, तो टोटल 36 है ना। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन, वही डोनेट किए। अब देखो यहां बैक बॉन्डिंग भी होती है। बैक बॉन्डिंग समझ लो, बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगा? यहां एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। यहां भी क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग हो रही है,
समझ गए? बैक बॉन्डिंग के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देखो इसमें एक रूल हो रहा था अभी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कौन सा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब आप कहोगे जी ये कौन सा नया रूल आ गया? अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैं यहां लिख देता हूं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको पता है ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डी ब्लॉक की मेटल बना रही है। कौन बना रही है? डी ब्लॉक की मेटल। डी ब्लॉक की मेटल है, फॉर एग्जांपल मैंने 4D सीरीज की कोई मेटल कंसीडर कर ली, मान लो मैंने ले लिया आयरन ले लिया। इसके अंदर कौन कौन सी सेल होगी भी? एक तो आपकी 4s होगी, 4s के बाद में 3D भरी जाती है और 3D के बाद में 4s भरी जाती है। यही होता है ना, ऑफ वाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल का, पहले 4s फिर 3D फिर 4p। अब क्या होगा, ये स्टेबल, कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल कब होगा? जब उसका जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, है ना। अब देखो ये फुली फिल्ड कब होगा? अगर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब ये क्या हो जाएगी, जो सेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, फुली फिल्ड होगी मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। ठीक है, यानी आप अगर 4th पीरियड की बात करो, 5th पीरियड की बात करो, 6th पीरियड की बात करो, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर इनका ये जो ऑर्बिटल है वो, उनकी जो सेल है, पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं अब मैं। ठीक है, अगर 4th पीरियड है तो मतलब 4th सेल है, 5th पीरियड है तो मतलब 5th सेल है, 6th पीरियड है मतलब 6th सेल है। अगर वो सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है तो आपका कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। कंप्लीटली फिल्ड कब होगी? जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। यही तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। ठीक है, दिस रूल इज यूज्ड फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, किसमें कहेंगे? इन आउटरमोस्ट सेल, देन द कंपाउंड इज स्टेबल। नोट कर लिया होगा आपने। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है अभी? इसमें क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, OMS किसके लिए लिखा है मैंने? आउटर मोस्ट सेल के लिए लिखा है। प्लस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नीचे वाला हटा रहा हूं भाई मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। कैसे लिखा है मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। आउटरमोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन की बात कर रहा हूं भी मैं। ठीक है, इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेट भी, कि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसमें क्या करोगे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, विद साइन, ये मैं विद साइन वाला चक्कर पहले भी बता चुका हूं आपको। यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव रह जाएगा। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस डिटो यही आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, एक के लिए कैलकुलेट करते हैं अभी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आयरन है, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल लगे हुए हैं। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा? लिगेंड डोनेटेड बाय, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। कितने डोनेट किए भाई? 5 लिगेंड है तो हर एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए प्लस 10। ठीक है, थोड़ा सा गलत कर दिया अभी मैंने, तो ये EAN कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा इस पे करेक्शन करो। क्या होगा? लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखो, इसके 18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी? 3d6 4s0 होता है। यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको, 0 नहीं होता। हाँ, 3d6 4s2 होता है। पहले हमें क्या लिखनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लास्ट सेल में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल कितने हैं? 8 है। 8 प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कितने किए? 5 लिगेंड है। 5 लिगेंड कितने करेंगे? 10 डोनेट करेंगे, 10, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी आउटरमोस्ट सेल में अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये क्या? स्टेबल है। ठीक है, तो इसी तरह आप इनके लिए भी कर सकते हो। जैसे आयरन है, यहां पर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने इधर लिखी रखी है। क्या होता है? 3d6 4s2 होता है, बट यहां तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 3d6 लिखूंगा। तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। दिए कितने हैं अभी? 6 इसने दिया, 6 इसने दिए, 12 दिए हैं, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब आ जाओ इधर, क्रोमियम में क्या होते हैं? आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको आती होगी लिखनी। क्या होता है? 3d5 4s1 होता
है ना। तो 5 + 1 यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इसने दिए, 6 इसने दिए, कितने दे दिए, 12 दे दिए, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। क्लियर है। तो इस तरह से आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। इतना एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस कर लिया, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं वो कंपाउंड जिनमें सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं मेटल कार्बोनिल की। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, मेटल कार्बोनिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। मेटल कार्बोनिल के अलावा इसके अंदर आ जाता है आपका, जैसे कार्बोनिल के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से होंगे, NO+ हो जाएगा। कैसे भाई, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने थे, 8 थे, 6 + 8 कितने हो गए, 14। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे दिया, कितने बचे, 6 + 8 कितने हो गए, 14। एक और होता है आपका साइनाइड, साइनाइड कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, एक ले रखा है, कितने हो गए, 14। तो इसके जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारे किस में आ जाएंगे, इनके जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं आएंगे, क्योंकि जो NO+ है उसमें नाइट्रोजन नहीं है ना, और नाइट्रोजन नहीं है, सॉरी उसके अंदर क्या है, कार्बन नहीं है। कार्बन और मेटल का बॉन्ड कैसे पॉसिबल होगा, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेनली इसमें किसका डिस्कस करते हैं हम, सिग्मा और पाई बॉन्डेड में मेटल कार्बोनिल का डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आओ भी मेटल कार्बोनिल का डिस्कस करते हैं हम। देखो ये मेटल है, ये CO ग्रुप है, यानी आपका लिगेंड है। अब आपको पता है मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसमें वो क्या करता है, लोन पेयर रिसीव करता है लिगेंड से। ठीक है, तो यहां लिगेंड के पास लोन पेयर है, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। और वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल होता है अभी, वैकेंट मेटल के पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, नोट कर लेना, वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। अब देखो कि और इसका कौन सा था, sp ऑर्बिटल था। ठीक है, आपका यही होता है ना स्ट्रक्चर, एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। कैलकुलेट करनी आती है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है, मैं ये मान रहा हूं। अब देखो मेटल के पास क्या हो गया, इसके अलावा d ऑर्बिटल होते हैं जो फुलफिल्ड होते हैं, है ना। तो d ऑर्बिटल मेटल के जो फुलफिल्ड है वो क्या करेंगे, इस कार्बन के पास आपको पता होगा पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, वो वैकेंट होता है। ठीक है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग वाली कर रखी होगी, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसके जो पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। अब इसका वैकेंट ऑर्बिटल है और इसका d ऑर्बिटल है, वो क्या है, फुली फिल्ड है। ठीक है, तो यह फुली फिल्ड ऑर्बिटल इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है, साइड बाय ओवरलैप। एक तो क्या होता है, हेड टू हेड हो रहा है, हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैप होता है, उससे तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये क्या हो रहा है, साइड बाय ओवरलैपिंग हो रही है, इससे क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। तो यह क्या हुआ, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, ये तो सभी में हो रही थी, बट यहां रिवर्स और हो गया कि मेटल ने लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस तरह से जो क्या कहेंगे, लिगेंड मेटल से लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बैक बॉन्डिंग, वापिस दे दिए ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन, या इसे सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट, क्वेश्चन बनता है इसी से आता है। देखो मेटल ने, सॉरी लिगेंड ने मेटल को दिया, और यहां क्या है कि मेटल के फुली फिल्ड d ऑर्बिटल ने लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह से क्या हुआ, मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं, तो इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग। क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग। मतलब इसने क्या किया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। बढ़ाई कैसे, पहले तो मान लो कि यहां पर यह आपकी मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगेंड है, इसके बीच में क्या था, सिर्फ एक बॉन्ड था। अब एक बॉन्ड और बन गया, मतलब अब क्या हो गया, यहां पर दो बॉन्ड हो गए। दो बॉन्ड हो गए तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसने बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ा दी है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो यहां क्या होगा, अब एक बात और ध्यान रखो, यहां तो कार्बोनिल था, कार्बोनिल का पाई स्टार वैकेंट था, जरूरी नहीं है कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो। अब बैक बॉन्डिंग का लेके चलो मैं, बैक बॉन्डिंग आपके इसमें भी हो सकती है, PF3 है, PCl3 है, PCS3 या आर्सेनिक जो भी हो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हों, तो इनके पास, इनके साथ भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है।
यहां पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट था, और इन केस में क्या होगा, डी ऑर्बिटल इनका क्या होगा, वैकेंट होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन किस में रिसीव करेंगे, डी ऑर्बिटल में रिसीव करेंगे, ये वाले। ठीक है, तो इन केस में बैक बॉन्डिंग हो सकती है जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या सर वाटर, फ्लोराइड, क्लोराइड, इनके अंदर भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, अमोनिया? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होते। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये मेटल वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे कहां पर? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ना, तो इस कारण से इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बट बैक बॉन्डिंग किस में हो सकती है, सीओ में हो सकती है, NO प्लस में हो सकती है, CN माइनस में हो सकती है। इन तीनों में पाई स्टार वैकेंट था, और इनमें क्या है, डी ऑर्बिटल वैकेंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां लेंगे, तो ये तीनों पाई स्टार में लेंगे और ये किस में लेंगे, डी ऑर्बिटल में लेंगे। क्लियर है? तो आप देखो, आपको याद होगा जब मैंने लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवाई थी तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से आए थे, यही आए थे, या कार्बोनिल आया था, साइनाइड आया था, ये NO वाले आए थे, या ये वाले आए थे? क्यों आए थे? क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग होती है, जिससे क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से ये किस में आए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम कंसीडर करते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखो भी, अब यहां पर क्या है, मैं 3 तरह के बॉन्ड बना रहा हूं। एक तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, मैं इधर की साइड यहां लिख देता हूं भाई, एक बार इतना नोट कर लो। यहां पर क्या है, मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेटल है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। यहां पर क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बैक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, है ना? तो मैं यहां लिख दूंगा मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो गया है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो हमें पता है बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। सीधी सी बात है, तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपको यह भी पता होगा कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये सीधा लिख दूं मैं, एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है भाई, किसके इक्वल होती है? इसे मैं एच न्यू लिख सकता हूं। न्यू मैंने यहां क्या मानी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मानी है। क्या ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है? ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर एनर्जी बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सिंगल है तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी, है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, घट गई। क्लियर है? सिंपल है, समझ आ गया होगा। अब इधर देखो, अगर कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ गया तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाती है, 4 बनाती है। मैंने यहाँ 3 बॉन्ड नहीं दिखाए हैं, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड का यही तो होता है ना, 3 बॉन्ड बना लिए थे, चौथा लिगेंड मेटल के साथ बना लिया था, 4 बॉन्ड बन गए। 4 से ज्यादा तो वो बना नहीं पाती। अब होगा क्या, अगर यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो यहां बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। क्लियर है? अब एक बात और आपको याद होगी, अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट या निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na, है ना? NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसने बैक बॉन्डिंग की तो इलेक्ट्रॉन कहां आए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आए। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये तो क्या था, माइनस में था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हुई और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुई और बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है, और यहां बैक बॉन्डिंग के कारण जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो क्या हो गया, वीक हो गया। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखना, जितनी ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होगा। अगर लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है तो लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है। अब आप कहोगे जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन कम दे रहा है ना? तो इसके लिए एक और फॉर्मूला देखो, आप एक बार इतना नोट कर लो, मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो कि अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, है ना। तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है, जितना आसानी से देगा उतनी ज्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो बैक बॉन्डिंग होती है या सिनर्जिक इफेक्ट है, इसे सिनर्जिक इफेक्ट भी कह रहे हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज के किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये आसानी से दे देगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी तो पहले से ही है उसके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन देना आसानी से नहीं चाहेगा। समझ आ गया होगा। अब एक और लिखो, हम लिखते हैं कि गुड डोनर कौन सा होता है और गुड एक्सेप्टर कौन सा होता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब बात कर रहा हूं मैं कि गुड डोनर कौन सा होगा और गुड एक्सेप्टर कौन सा होगा। मैं इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहा हूं भैया यहां पर, ठीक है। तो डोनर अच्छा, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, सीधी सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। यही कंडीशन है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आसानी से दे देगा। दोनों कंडीशन क्लियर होगी। अब गुड एक्सेप्टर कौन सा होता है, इसका रिवर्स कर दो। इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है वो क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। यानी मैं क्या कहूंगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, ठीक है। और कौन आसानी से लेना चाहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, है ना। अभी बताया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, या बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये गुड डोनर और गुड एक्सेप्टर की कंडीशन है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा कब होगी, जब नेगेटिव चार्ज है तो ये आसानी से देगा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की आपको पता है वैसे ही कम होती है, कम है तो ये आसानी से दे देगा, ठीक है। और दूसरा, लेगा आसानी से कौन, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सॉरी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया हुआ। अब इसकी हेल्प से मैं सिनर्जिक इफेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह समझ आया। अब देखो, लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, जिससे क्या हुआ, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट गई, यानी ये बाहर से अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो कम हो गई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो ये आसानी से डोनेट करेगा। समझ आया। क्यों, जब इसने दिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये आसानी से दे देगा। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, मेटल ने डोनेट कर दिए, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बढ़ गई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी घट गई, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ आ गया। ये क्या हो गया, सिनर्जिक इफेक्ट हो गया। यानी इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, जिसे ये आसानी से डोनेट कर रहा है। अब इसने डोनेट इस पर कर दिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब ये इसको डोनेट कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, सिनर्जिक इफेक्ट हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है भी। सिनर्जिक इफेक्ट में क्या लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सो सेंट्रल मेटल आयन इजीली डू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अभी भी लिख लेना, इजीली डू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मैं यहां आगे लिख देता हूं, ये वाला लिख लो आप। इसके बाद में क्या करोगे, क्या होगी, इजीली डू बैक बॉन्डिंग। आगे लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन लिगेंड इंक्रीजेस, सो लिगेंड इजीली डोनेट लॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से देगा। यानी मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, आसानी से दे देगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो आसानी से नहीं देगा। एक बार इतना नोट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से कर रहे हैं, मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है, ये अच्छे से आपको याद करना है। भी अगर ये याद हो गया तो ये मान लो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से सोल्व कर दोगे। बस इतना याद रखना आपको। मान लो कि एक क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है भी
उसमें कहा गया था इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्री CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम देन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, इन FeCO5 विल बी। ठीक है, अब देखो इसने जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, मैं एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं लिख रहा भी, उसने जो भी ऑप्शन दिए होंगे मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत हेर फेर कर रहा हूं उसमें। जैसे उसने एक एग्जांपल दे दिया 1.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दूसरा उसने दे दिया 1.128 एंगस्ट्रॉम, तीसरा उसने दे दिया कि मान लो कि 1.73 एंगस्ट्रॉम है, और चौथा उसने दे दिया 1.02 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको पहचानना है। अगर आपको वो पता है तो आसानी से निकाल लोगे। और देखो फ्री CO की बॉन्ड लेंथ दे रखी है हमें 1.128 है। ठीक है, अब आपको पता है फ्री CO है तो उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है फ्री CO के अंदर। और अगर उसने मेटल कार्बोनिल बना लिया है तो यहां बैक बॉन्डिंग हुई है, बैक बॉन्डिंग हुई है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। सही कर लेना भाई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहां डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो इससे ज्यादा वाली बॉन्ड लेंथ कौन सी है? अब पहला ऑप्शन है हाँ ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम है, ये तो नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, इससे कम है, ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, दोनों ही ज्यादा वाले हैं। अब कंफ्यूजन होगी भी कौन सा ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज जरूर होती है बट स्लाइट इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो स्लाइट इंक्रीज हो रही है तो ऑप्शन क्या सही आ जाएगा, 1.15। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, स्लाइट इंक्रीज। ठीक है, स्लाइट इंक्रीज हो रही है, बाकी तो सही लिखे होंगे। बॉन्ड ऑर्डर ये सारा बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, बढ़ रहा है। सही है, तो इतना नोट करो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। जैसे मान लो कि आपका कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ मैंने 6 कार्बोनिल लगा दिए, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसके बाद में मैंने क्या किया, कोबाल्ट के साथ 6 कार्बोनिल लगा दिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद मैंने कोबाल्ट पे 6 कार्बोनिल और लगा दिए, इसके ऊपर क्या है अभी, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद मैंने कोबाल्ट और लिया, 6 कार्बोनिल और लगा दिए, और इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ऐसा कोई दे दे आपको, ठीक है, मैंने माना है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें आपसे पूछ ले कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और मेटल और कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मैं पहले बात करता हूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हमेशा ध्यान रखना कि सिनर्जिक इफेक्ट यानी बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है, सिनर्जिक या बैक बॉन्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कम होगा क्योंकि मेटल पे कोई चार्ज नहीं है। और यहां पे क्या आ गया, मेटल पे प्लस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट गई तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी घट गई है, डिक्रीज हो गई है। यहां पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और घट गई, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है, फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, उससे कम थर्ड में, और उससे कम फोर्थ में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट होगा, यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपसे पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर, पूछ ले कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसमें होगा। आपको दिखाई दे रहा है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ का, है ना। या फिर ऐसे याद रख लो, जहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड, सॉरी, हाँ दोबारा बताता हूं, क्या होगा कि जहां सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वहां क्या होगा, सबसे कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये मैंने सीक्वेंस लिख रखी है ना। तो बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा भाई, इसका रिवर्स कर देता हूं, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड का, सेकंड से ज्यादा थर्ड का, थर्ड से ज्यादा फोर्थ का। फोर्थ का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है, बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा।
क्लियर है? ये तो है कार्बन मोनोऑक्साइड का केस, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का केस कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये तो मैंने कंसीडर कर लिया। अगर आपको एक बात पता चल गई, यानी बॉन्ड ऑर्डर इस तरह इधर जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इधर जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी भी इधर जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इधर जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनसे निकाल सकते हो ना कोरिलेट करके। अब दूसरा आ जाओ, अब आप बात कर रहे हो मेटल और कार्बन की केस की। ठीक है, इसमें आपको मान लो पहले निकालनी हो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसका डिक्रीज हो रहा है तो इसका इंक्रीज हो रहा है। सीधी सी बात है, इधर की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो इसके केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का होगा। दोबारा समझ लो, यहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है, तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो बॉन्ड ऑर्डर है, वो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का हो गया। अब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ तो इसका क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी फर्स्ट से सेकंड का ज्यादा, सेकंड से थर्ड का ज्यादा, थर्ड से फोर्थ का ज्यादा। तो इस तरह से आप कोई भी कोरिलेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। समझ आ गया? एक बार नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ क्या है, 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं और 1 ईएन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 2 कार्बोनिल और 2 ईएन लगे हुए हैं। ठीक है, और तीसरा केस कंसीडर करते हैं कि कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ 3 ईएन लगे हुए हैं। क्लियर है? तो यहां पर इसने पूछा है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या बता दोगे? देखो यहां पर 4 कार्बोनिल है, ईएन है, ईएन के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका जो मेटल है वो 4 कार्बोनिल को अपनी इलेक्ट्रॉन देगा, कौन से, जो डी इलेक्ट्रॉन के फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यहां मेटल, बाकी मेटल सेम है, मेटल के ऊपर चार्ज भी क्या है, सेम है, यानी यहां मान लो +3 है तो इस पे +3 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा, यानी मेटल के ऊपर चार्ज सेम है। तो अब देखो कि यहां पर मेटल 4 कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बैक बॉन्डिंग, 4 कार्बोनिल के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है। यहां पर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कितने कार्बोनिल को देगा, 2 को। यहां पर कितने को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। तो अब इन दोनों का ही कंपेरिजन है, या तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, इसको छोड़ दो, तो इन दोनों का कंपेरिजन है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, मेटल और कार्बन के बीच में। बैक बॉन्डिंग यहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी क्योंकि सिर्फ 2 को दे रहा है। ठीक है, तो यहां ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा मेटल और कार्बन के बीच का, फिर किसका आ जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा, और फिर किसका आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा। समझ आ गया होगा, है ना? क्यों, यहां जो मेटल है वो सिर्फ 2 कार्बोनिल को दे रहा है, यहां मेटल है अपनी बैक बॉन्डिंग के द्वारा 4 कार्बोनिल को दे रहा है, तो यहां सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा, यहां कम होगा। अब एक और देखो, यहां पर आपसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात पूछ ले, तो यहां क्या होगा, यहां सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा है, तो अगर सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किस में होगी, कार्बन ऑक्सीजन में, सेकंड में फर्स्ट से ज्यादा होगी। क्यों, यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल है, कर दोगे। इसके बाद आ जाओ आगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्या है ये, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी हम ब्रीजिंग लिगेंड के केस में डिस्कस कर रहे हैं भी बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा। अब देखो इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक तो टर्मिनल लिगेंड है, ये टर्मिनल लिगेंड है, और ये वाले ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड कौन से होते हैं, जो 2 मेटल एटम को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी ब्रिज का काम कर रहे हैं। अब आपसे कह दे कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो ब्रिजिंग लिगेंड के अंदर ज्यादा होगी या फिर टर्मिनल लिगेंड के अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, टर्मिनल लिगेंड के अंदर ज्यादा है या ब्रिजिंग लिगेंड के अंदर ज्यादा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। सोचो भी, सीधी सी बात है, अगर ब्रिजिंग लिगेंड है तो ब्रिजिंग लिगेंड को 2 मेटल एटम अपने आप डी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां 2 डोनर है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही डिक्रीज होगा, यानी बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज होगी। यानी ब्रिजिंग लिगेंड की बॉन्ड लेंथ है वो टर्मिनल बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी। क्यों, यहां 2 मेटल इसको डोनेट कर रही है और टर्मिनल को सिर्फ 1 मेटल ही डोनेट कर रही है। समझ आ गया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हमसे पूछ ले, वही क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। अब एक बात ध्यान रखना भी, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है pF3 में, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी तो लगभग इक्वल ही मानते हैं बट थोड़ा बहुत उसका ज्यादा मान लो। इसके बाद में PCl3 होता है, और उसके बाद में PR3 क्या है, यहां पर
ट्राई मिथाइल फोस्फिन है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या कर रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं। ये क्या है, पाई एसिड लिगेंड। एसिड क्यों बोला, लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं तो लुईस एसिड है। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, तो लिगेंड है, ये आपको पता ही है, अपना लोन पे डोनेट भी कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। और ये क्या हो गया, पाई एसिड लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, पाई एसिड की लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा pF3 मैंने क्यों लिखा, अब देखो अभी, जैसे फॉस्फोरस है, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, फ्लोरीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, और इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव कर लेगा, यानी सबसे अच्छी इसमें क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, यानी सिनर्जिक इफेक्ट होगा। समझ आ गया। अब इसके बाद में देखो PCl3 है, PCl3 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो फ्लोरीन से कम होती है, तो इस पे क्या आएगा, लेस नेगेटिव चार्ज आएगा उसके कंपेयर में, लेस पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके कंपेयर में, ठीक है, कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन, जो बैक बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो खींचने की टेंडेंसी इसकी उससे कम होगी, ठीक है, इसकी तो क्या हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कम होती है। इसके बाद में आता है PR3, PR3 में तो कुछ उल्टा ही केस हो जाएगा भाई। मान लो ये आपका है फॉस्फोरस है और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब मिथाइल की क्या टेंडेंसी होती है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो तो माइनस आई कर रहे थे, ये प्लस आई कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी इसमें सिनर्जिक इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। ये बात ध्यान रखनी है, यानी इन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किस केस में होगा, PF3 के केस में होगा, उससे बाद में क्या होगा, PCl3 में उससे कम है, फिर क्या होगा, PR3 में सबसे कम है। अब इधर समझो, यहां तो क्या कर रहा है, मेटल है वो 6 कार्बोनिल को अपने D इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है उनके साथ, ठीक है। और यहां देखो, यहां क्या कर रहा है, ये 5 कार्बोनिल को दे रहा है और एक PF3 को दे रहा है, बट जो फास्फोरस जो आपका ट्राइफ्लोराइड है, PF3 की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो इससे ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो ले जाएगा, मतलब ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किस में होगा, PF3 में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कम होगा। अगर सिनर्जिक इफेक्ट यहां कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं यहां पर। अब इधर देखो, यहां सारे के सारे किस में आ रहे हैं, कार्बोनिल में आ रहे हैं, कार्बोनिल में आ रहा है तो सिनर्जिक इफेक्ट यहां ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, यहां बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, PCl3 की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की कम है, बट कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, ये पांचों इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेंगे D ऑर्बिटल वाले, यहां क्या होगा, बैक बॉन्डिंग और ज्यादा होगी, किसके साथ, CO के साथ, क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्ग है। वहां तो क्या थे, 6 के 6 कार्बोनिल इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, यहां 5 स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, तो 5 अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी सिनर्जिक इफेक्ट पांचों में ज्यादा होगा, सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहां पर ज्यादा डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, इससे भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां होगी, यहां होगी। समझ आ गया होगा। अब देखो यहां PR3 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और कम हो गई, और कम हो गई तो ये क्या होंगे, और ज्यादा लेंगे, तो बॉन्ड लेंथ इसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, 4th में होगी, फिर किस में होगी, 3rd में होगी, फिर किस में होगी भाई, 1st में होगी, और सबसे कम किस में होगी, 2nd में होगी। ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मैंने कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस कर लिया है। एक बार जेस साल्ट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ये नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जेस साल्ट। जेस साल्ट क्या होता है, पोटेशियम है, इसके साथ Cl3 लगा हुआ है, प्लेटिनम के साथ Cl3 लगा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा, Eta2C2H4, ठीक है। ये आपका जेस सॉल्ट है। प्लेटिनम पे क्या है, अभी आपका +2 चार्ज है, 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड पे -3 हो गया, इस पे आपको पता है 0 चार्ज होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ -1 हुआ, तो -1 को न्यूट्रल करने के लिए हमने +1 लगा रखा है, न्यूट्रल। अब देखो यहाँ क्या है, इथीन है, इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। जैसे प्लेटिनम है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। दूसरा देखो, इस प्लेटिनम की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर क्या है, DsP2 है। DsP2 है मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर है मतलब क्या होगा, प्लेटिनम के साथ तीनों क्लोराइड और ये इथीन एक ही प्लेन में होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए ना।
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्लेटिनम के साथ तीनों क्लोराइड एक प्लेन में है, बट जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखनी है। अब ये मान लो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इन पाई इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, जो आपके PtCl3 है वो परपेंडिकुलर किसके है, C2H4 के। ठीक है, दोनों का प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाने के लिए बना देता हूं कि जो आपके CH2 है, मैं इनको ऐसे लिख दूं, क्यों भाई ऐसे, क्यों पीछे की तरफ क्यों चले गए, बैक बॉन्डिंग के कारण। देखो भाई क्या होगा, ये मान लिया मैंने पाई स्टार ऑर्बिटल बैकेंड है कार्बन का, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बैकेंड होता है। अब मेटल को पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कहाँ, डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ, क्या कहेंगे, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन ओवरलैप किसके साथ करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो इसे क्या होगा, पाई बॉन्डिंग बनेगी। क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया आपका, क्लियर है, बैक बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो इस बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ, यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हमने यही कहा था जितनी ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये वाला आपकी बार ये वाला मान लो, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपसे पूछ ले कि जो आपका फ्री इथीन होता है और एक जेस साल्ट के अंदर जो इथीन है, जेस साल्ट के अंदर जो इथीन है C2H4, इनमें से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो जेस साल्ट वाले की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है बैक बॉन्डिंग की वजह से। क्यों, क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने तरीका बताया था, बॉन्डिंग वालों में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है माइनस क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। तो डिक्रीज माइनस करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन बनता है इस तरह का, क्लियर है। तो अब ये क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो ये हाइड्रोजन क्या है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अब यह इथीन प्लेनर नहीं रहा। वैसे तो क्या होती है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, बट इस बैक बॉन्डिंग के कारण क्या है, ठीक है, अब क्या कहूंगा मैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग C2H4 in Jess salt are not planar। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये प्लेनर नहीं है और ये हाइड्रोजन कहां हुए, बैक साइड में शिफ्ट हो गए। हाँ, ये चारों हाइड्रोजन एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, बट ये कार्बन के साथ प्लेनर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगी, मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, जिसके कारण क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अभी। तो ये था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैंने मेरी तरफ से डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।